हाय वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2024 विषय हिंदी भाषा 1 पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर हम जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि एवं साहित्य रचनाएं। देखिए, प्रमुख कवि और उनकी साहित्य रचनाओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आपको पता है कि 2 से 3 मार्क्स के लिए आपने 2 नंबर तो पक्के समझ लेना है कि 2 से 3 मार्क्स के लिए जो हिंदी में साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरीके से मराठी में भी पूछे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेंगे। और जो फेमस कवि हैं हमारे, उनको लेकर हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं। और जो फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में वही चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो हमारी राज्य की भाषा नहीं है। हिंदी जो है उत्तर प्रदेश बिहार में जिस तरीके से बोली जाती है उस तरीके से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, इसलिए उतने मुश्किल लेवल के क्वेश्चन जो है हिंदी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हिंदी में जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है हिंदी का कि आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे आपके हिंदी में जो है। एक एक पॉइंट को जो है हमने ध्यान से यहाँ पर देख लेना। आप देख सकते हैं कि तुलसीदास, संत कबीर जी, सूरदास, मीराबाई, रहीम बिहारी, इस तरीके से महादेवी वर्मा एक बहुत बड़ा नाम है। ये तमाम लोगों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी मालूमात जो है जल्दी जल्दी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम तुलसीदास आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। देखिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। आपको मैं 101% बता रहा हूँ, अगर तुलसीदास को लेकर प्रश्न पूछा गया तो यही पूछा जाएगा कि तुलसीदास की रचना कौन सी है, तुलसीदास की रचना कौन सी है। तो रामचरितमानस है, या तो फिर रामचरितमानस किसकी रचना है, तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की रचना है। एक क्वेश्चन 2019 के पेपर में भी पूछा गया था, याद रखेंगे आप कि तुलसीदास की जो रचना है वो रामचरितमानस इनकी सबसे फेमस रचना है। और महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में यही एक प्रश्न मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। साथ ही साथ तुलसीदास जी को शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इनको शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। आप थोड़ा याद रखेंगे ये चीज़ों को कि इनको शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना इस तरीके से कि विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। देखिए, सब में वली वली पीछे आ रहा है, तो एक ट्रिक के हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं। विनय पत्रिका इनकी एक फेमस रचना है। जानकी मंगल, राम लला नच्छू, इस तरीके से इनकी रचना है। और इन्होंने जो कविता लिखी है, जिस तरीके से हम रामचरितमानस जिसको हम कहेंगे, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है। और इनके कृष्ण काव्य जो है वो ब्रज भाषा में मिलती है। तो इतने ही प्रश्न इनमें से बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा एक ही प्रश्न आपने सबसे ज़्यादा याद रखना है कि रामचरितमानस किसने लिखा है। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा है। दूसरा प्रश्न, तुलसीदास द्वारा रचित सबसे फेमस रचना कौन सी है, तो रामचरितमानस ही है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है, तो देखिए ये अवधी भाषा में लिखी गई उनकी रचना है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे संत की तरफ, संत कबीरदास। संत कबीरदास का नाम आपने हिंदी में सुना है। मुझे तो लगता है कि संत कबीरदास की वजह से ही हिंदी ऐसा हमको महसूस होता है, क्योंकि संत कबीर का जो है इतना बड़ा नाम हिंदी साहित्य में बन चुका है। इनकी प्रमुख रचना का नाम है बीजक। याद रखेंगे, इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है, तो प्रमुख रचना का नाम है बीजक, या कबीर बीजक भी इसको कहा जाता है। बीजक के 3 भाग है। देखिए, बीजक के कितने भाग है, तो बीजक के टोटल 3 भाग है। एकूण 3 प्रकार आहेत। साखी, सबद, रमिनी हे बीजक चे 3 प्रकार आहे। लक्षात ठेवा की साखी, सबद आणि रमिनी हे कबीर बीजक यांचे 3 प्रकार येथे दिलेले आहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा आहे। हे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आहेत त्यांनी कबीरदासांना भाषाचे डिक्टेटर असे संबोधले आहे। ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि संत कबीर के बारे में इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है कि इनका जो ग्रंथ है, प्रमुख रचना है, वो बीजक है। बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रमिनी। और इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। प्रश्न पूछा जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा का डिक्टेटर किसको कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा का डिक्टेटर जो है वो कबीरदास जी को कहा है। उसके बाद सूरदास, उसके बाद हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं। सूरदास, अगला नाम आपके सामने आ रहा है कि महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग, ब्रज भाषा याद रखेंगे, हमने इसके पहले रामचरितमानस कौन सी भाषा में
याद रखा है अवधी भाषा में तुलसीदास जी का, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। 1.25 लाख पद इन्होंने लिखे थे, ठीक है, तुलसीदास जी ने, सॉरी सूरदास जी ने। किंतु इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध है। सूरदास जी की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन है, ठीक है। इनकी 3 जो रचनाएं देखिए, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। एस फैक्टर आपने याद रखना है। आपने क्या याद रखना है? आपने एस फैक्टर जो है यहाँ पर याद रखना है। सूरदास की रचनाओं में आपने सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये चीज़ें याद रखना है। यहाँ पर कबीरदास जो है मिस्टिक्स आ गए। यहाँ पर सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट भी कहते हैं। हम सूरदास जी को क्या कहते हैं? वात्सल्य रस सम्राट भी कहते हैं। 3 ही चीज़ें याद रखनी है, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। आगे बढ़ते हैं। वीडियो बेहतर लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा हिंदी विषय के बारे में यहाँ पर साहित्यकारों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। भाषा 1 और पेपर 1 और पेपर 2 की हम बात करते हैं मीराबाई। अब मीराबाई के ताल्लुक से कुछ हमको हिंदी फिल्मों के गीत याद आ जाते हैं, जैसा नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सरोठा के पद। मीराबाई की प्रमुख प्रसिद्ध, देखिए ये तो नहीं पूछे जाएंगे, ऊपर वाला जो दिया है। उसके बाद में मीराबाई की प्रमुख प्रसिद्धि पंक्ति, देखिए इनकी प्रमुख फेमस पंक्ति कौन सी है? पायो जी में तो राम रतन धन पायो। तो देखिए आपको पता है सलमान खान की एक मूवी थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें सॉन्ग भी था कि प्रेम रतन धन पायो। तो ये आपने याद रख लेना है, वो मीराबाई की लाइन में से ही लिया गया सॉन्ग है, प्रेम रतन धन पायो। दूसरा देखिए अमिताभ बच्चन का शायद गाना है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ये गाना भी आपने याद रख लेना। तो दोनों चीज़ें आपको याद हो जाती मीरा, ठीक है, प्रेम रतन धन पायो और पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। उसके बाद तीसरा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 2 चीज़ें आपने याद रख लेना कि पूछा जाएगा ये कविता की पंक्ति किसकी है। तो ये कविता की पंक्ति जो है वो मीरा बाई की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इस तरीके से रहीम के बारे में पूछा गया है। अब रहीम के बारे में क्या है? देखिए अकबर जो मुगल सम्राट थे, अकबर, उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। मुगल के प्रधान सेनापति थे। देखिए मुगल के जो है अकबर के सेनापति कौन थे? रहीम थे। मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से थे और उनके मंत्री भी थे और दरबार के 9 रत्नों में से भी एक थे। अकबर ने इनको क्या कहा? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दूसरे टेट की परीक्षा में, आई थिंक इतिहास वाले हिस्से में पूछा गया है, महाराष्ट्र टेट में भी, कि खान खाना ये उपाधि रहीम को किसने दिया? तो ये जो नाम दिया था रहीम को वो अकबर ने दिया था। क्या है? खान खाना, अवधि से विभूषित किया था। ये देखिए खान खाना नाम किसने दिया था? रहीम को। तो ये नाम दिया था अकबर ने। सम्राट अकबर की हम बात कर रहे हैं। रहीम की प्रमुख रचनाएं, रहीम सतसई, इनका नाम से ही आ जाता है, रहीम सतसई, मदनाष्टक, बौरवे नायिका। इस तरीके से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। खान खाना एक ही शब्द याद रखेंगे कि अकबर ने रहीम को क्या, अकबर ने रहीम को कौन सी उपाधि दी थी? तो खान खाना की उपाधि दी थी, ठीक है। उसके बाद बिहारी जी की हम बात कर लेते हैं। अब बिहारी, गागर में सागर, गागर में सागर जब जब आएगा तब तब आपको बिहारी जी की याद आएंगी। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी कहे जाते हैं। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि श्रृंगार रस के कवि कौन है? प्रश्न पूछा जाता है कि श्रृंगार रस के कवि कौन है? तो श्रृंगार रस के कवि जो है वो बिहारी जी होते हैं। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई है। और देखिए इनकी एकमात्र रचना है। प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी जी की एकमात्र रचना कौन सी है? तो देखिए उनका नाम भी आगे लगा है, बिहारी सतसई। ये ओनली रचना है उनकी, बिहारी सतसई, सिर्फ यही एक रचना उनकी है। उसके बाद देखेंगे आप इसमें 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? तो 719 दोहे। और बिहारी जी क्या लिखते थे? तो दोहे लिखते थे। ये बात भी याद रखेंगे। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। ये चीज़ें आपको इधर याद रखनी है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम मैथिली शरण गुप्त की तरफ आ जाते हैं। बहुत बड़ा नाम है मैथिली शरण गुप्त जी, बहुत बड़ा नाम है हिंदी में, ठीक है। इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्र कवि कौन है? प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से राष्ट्र कवि कौन है? 4 लोगों के नाम आपको दिए जाएंगे। वहां पर आपको जहां पर मैथिली शरण गुप्त जी का नाम नजर आएगा आपने वो ऑप्शन को लगा देना है, ठीक है। इन्हें हम राष्ट्र कवि कहते हैं। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु मानते थे। इनके गुरु कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए द्विवेदी जी किसके नाम से जाना जाता, द्विवेदी युग किसके नाम से जाना जाता है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं जैसा कि भारत भारती, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, पंचवटी, यशोधरा, उसके बाद
साकेत सबसे ज़्यादा फेमस जो इनकी रचना है वो है साकेत। और हमारे यहाँ पर अगर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट में अगर कोई पूछा जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त की जो है रचना कौन सी है या साकेत किसकी रचना है, तो हमने सिर्फ साकेत वाला नाम याद रखना और दूसरा राष्ट्रकवि जो है, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा कुछ नहीं भी याद रखते तो चलता है। एक, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है, और साकेत किसकी रचना है, तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद, कामायनी का जब जब नाम आएगा तब तक आपको जयशंकर प्रसाद जी का नाम याद आएगा। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, है ना, ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी। सबसे ज़्यादा याद आपको रखना है तो कामयानी आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी था, या कामायनी किसका महाकाव्य था, तो वो जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य था। आधुनिक कविता के सुमेरु झारखंडी कलाधार के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें छायावाद का जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न, कामायनी के बाद अगर कोई दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है तो छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। तो छायावाद का जनक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है, उसी तरीके से छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो छायावाद का जनक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा जो है वो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। उसके बाद हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं। बस 1-2 नाम और हमारे पास रह गए, वीडियो खत्म ही होने वाला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में इनकी प्रमुख रचना तुलसीदास। देखो ये कैसा ना घुमा फिराने वाला सवाल है। तुलसीदास, आपने देखा कि रामचरितमानस अवधी भाषा में जो लिखा गया वो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया, लेकिन इन्होंने तुलसीदास के बारे में लिखा है, इन्होंने तुलसीदास के चरित्र के बारे में लिखा है, इन्होंने तुलसीदास की जीवनी के बारे में लिखा है। इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि तुलसीदास किसकी रचना है। अगर आपको वहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम भी देते हैं और तुलसीदास का भी नाम देते तो बच्चे क्या करते हैं, जैसा कि सूरदास ने सूर सागर लिखा है तो तुलसीदास ने तुलसीदास लिखा है। इस तरीके से तुलसीदास को बच्चे जो है गोला भर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम याद रखना है, क्योंकि उन्होंने तुलसीदास के बारे में लिखा, तुलसीदास ने अपने बारे में नहीं लिखा, ये बात याद रख लेना। इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। राष्ट्रकवि जिस तरीके से मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, छायावाद का जनक जिस तरीके से जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा या हिंदी की सरस्वती कहा जाता है, उसी तरीके से क्रांतिकारी कवि भी जो है वो कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को और तुलसीदास याद रखेंगे। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुरकुम, तई जो भी है ना, आपने ये तमाम चीज़ें याद रख लेनी। याद नहीं भी रखेंगे तो आप तुलसीदास और ये 2 चीज़ें आप याद रखो, ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन मीन्स अगले नाम की तरफ आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। इनके बारे में हम जान लेते हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनको पद्म भूषण भी मिला है और चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। पूछा जाएगा कि चिदम्बरा के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वो पंत जी को मिला है। ऋषभ पंत, हमारा ऋषभ पंत है ना, दिल्ली डेयरडेविल्स से खेलता है, तो ऋषभ पंत का नाम आपने यहाँ पर याद रखना है कि ऋषभ पंत को जो है चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण मिला है। और सुकुमार, सूर्य कुमार नहीं है, सुकुमार है, तो सुकुमार जी का भी जो है हमारे इनको कहते हैं हम, ठीक है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं वो यहाँ से आप पढ़कर देख सकते हैं। काला युग, काला और बूढ़ा चांद, ये चीज़ याद रखेंगे, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, इनकी रचनाएं, युगवानी, कुछ फेमस रचनाएं इनकी, ठीक है। उसके बाद महादेवी वर्मा, ये आई थिंक लास्ट हमारा नाम है और ये बहुत फेमस नाम है हिंदी में। ये आधुनिक कावित्री भी इनको कहते हैं, महादेवी वर्मा जी को। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश के, देखिए ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भी रहे, ये छोड़ दो आप। इनको पद्म भूषण इनको भी मिला है और साथ ही साथ ये आधुनिक मीरा है। देखिए मैं बार बार बोल रहा था ना, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। यही प्रश्न बनता है इनसे, बस इनसे अगर पूछा गया है ना तो प्रश्न यही बनता है कि जैसे ययाति किसने, ययाति हा ही कादंबरी कोणाची आहे, ययाति ही कादंबरी जी आहे ती वि.स. खांडेकर यांची आहे। अशाच प्रकारे महादेवी वर्माबद्दल सुद्धा हेच प्रश्न वारंवार विचारलेला गेलेला प्रश्न आहे की आधुनिक मीरा कोणाला म्हटले जाते, तर आधुनिक मीरा जे आहे ते महादेवी वर्मा जी यांना म्हटले जाते। अशाच प्रकारचे प्रश्न यांच्याबद्दल विचारले जातात। और देखेंगे उसके बाद कि इनको पद्म भूषण भी मिला है, साथ ही साथ इनके कुछ प्रमुख यामा, देखिए यामा याद रखना है ना, एक गाड़ी का नाम हो जाता है यामा, तो यामा याद रखना है अपने। यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया। देखिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा सबसे फेमस रचना है इनकी, यामा। और उसके बाद में अतीत के चलचित्र, पूछा गया था एक बार पेपर में कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है।
ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा तमाम साहित्यकारों के बारे में हमने जान लिया, एक दो जो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं थे तो उनको हमने छोड़ दिया। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें जो है ठीक ठीक ढंग से समझ आ गई है। और अभी भी एग्ज़ाम को लेकर 50 डेज़ 50 दिन पूरे के पूरे बाकी है। 50 दिन, अगले 50 दिन आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपसे वादा करते कि हिंदी में आपको निराशा हाथ नहीं लगेंगी, हिंदी में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और साथ ही साथ हिंदी सब्जेक्ट आपके दूसरे सब्जेक्ट के नंबर भी कवर करेगा। आपको 18 मार्क चाहिए होते हैं हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए। अगर आप यहाँ पर 24-25 मार्क ले लेते तो आपके दूसरे सब्जेक्ट के 7 से 8 मार्क्स यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो समझो कि आप हिंदी आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट करने वाला है महाटेट की परीक्षा में। हम पेपर 1 की बात करते हैं, हम पेपर 2 की बात करते हैं, भाषा 1 का हम यहाँ पर देख रहे थे साहित्यकार एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ। तो इस तरीके से हमने जो मेन थे, जो हिंदी के स्तंभ थे, जो हिंदी की जान थे, वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर आपके सामने लेकर आए। हम आगे भी आपके सामने इस तरीके से वीडियो लेते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।